हेलो एवरीवन। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का और इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो वेक्टर्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक सेपरेट पूरा लेक्चर है हमारा ये। ओके। वेक्टर्स। सो वेक्टर्स होते क्या हैं? सिंपल और लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो वेक्टर्स होते हैं ऐसे व्हीकल्स देखो, ऐसे समझो ये एक व्हीकल है, या फिर मैं व्हीकल ही बना देती हूँ, है ना। ऐसा व्हीकल समझो, ये व्हीकल है, ठीक है। अब ये व्हीकल, ये तो बहुत पुराने ज़माने का कार लग रहा है। अब ये व्हीकल मेरे टारगेट डीएनए को, ये मेरा टारगेट डीएनए है, कैसे बैठा है। अब ये व्हीकल मेरा टारगेट डीएनए को, मतलब अपने होस्ट पैलेस, ये हमारा पैलेस है झोपड़पट्टी, वहाँ पर ले जाता है, ठीक है। ये हमारा होस्ट डीएनए है और ये हमारा व्हीकल है, और ये व्हीकल इस होस्ट में ले जाता है। तो इस व्हीकल को कहते हैं हम वेक्टर। तो ऐसा अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें हमारा टारगेट डीएनए, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये हमारा वेक्टर है। ये वेक्टर इस टारगेट डीएनए को लेकर होस्ट में पहुंचाएगा और उस होस्ट में या तो उसे क्लोनिंग करवाएगा, ठीक है, या उसे एक्सप्रेस कराएगा, है ना। जैसे क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग के लिए होता है क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन के लिए होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और होने चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना चाहिए एक्सप्रेशन वेक्टर में, ऐसा, ठीक है। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। वेक्टर इज ए DNA molecule that act as transporting vehicle which carries टारगेट डीएनए। हमारा जो टारगेट डीएनए उसको कैरी करता है और उसे ले जाता है इनटू अ होस्ट। जो भी हमारा होस्ट है जो हमने टारगेट किया है, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, होस्ट सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सेल लिखेंगे बेसिकली, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है उसके एक पर्टिकुलर सेल में ही ले जाता है ये वेक्टर, है ना। तो हम होस्ट सेल लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर क्लोनिंग या एक्सप्रेसिंग या फिर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गया हमारे वेक्टर्स का। अब जो वेक्टर्स होते हैं ना उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मतलब उसके फीचर्स होने चाहिए कुछ। तो हम उसके फीचर्स लिख लेते हैं। फीचर्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे फर्स्ट आएगा एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब जो वेक्टर है, अब वो हमारे डीएनए को, टारगेट डीएनए को होस्ट में ले जाएगा। अब वो खुद ही रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका क्या मतलब है ना। इसलिए उसको होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेट करना चाहिए। रेप्लिकेट किए बिना उसकी एबिलिटी मतलब कोई काम की नहीं है। सेकेंड फीचर उसका जो होना चाहिए वो होगा रिस्ट्रिक्शन साइट्स। मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
कि ये हमारा डीएनए समझो, ये उसका एक रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है, मतलब कि इन पोर्शन पे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करके कट लगा सकते हैं और हमारे टारगेट डीएनए को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी टू रेप्लिकेट मतलब वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब बिना किस होस्ट के मदद के, मतलब होस्ट की हेल्प तो लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऑटोनोमस रेप्लिकेशन है, इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ORI है ना, और रेप्लिकेट भी कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है उसका यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए जहाँ पे हम हमारे टारगेट जीन को इंसर्ट कर सके। तो प्रेजेंस ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट, है ना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ना, वो भी मल्टीपल होनी चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए, एक ही जो सेल है उसमें मल्टीपल होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट, है ना। अब नेक्स्ट फीचर जो होगा उसका वो होगा, इसमें एक जेनेटिक मार्कर होना चाहिए, एक सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जिससे हम बाद में स्क्रीनिंग कर सके। तो प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट डीएनए है, ठीक है। अब समझो इस पोर्शन में एक जीन था जिसका नाम है LAC-Z, है ना। अब हमने जो हमारा टारगेट डीएनए है वो इसी पोर्शन के बीच में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसके यहाँ कट लगाया, समझो इसके बीच में यहाँ पे कट लगाया और यहाँ पे हमने हमारा टारगेट डीएनए इंसर्ट कर दिया, ओके। तो ये जो जीन है वो तो डिस्टर्ब हो गया, LAC-Z जीन डिस्टर्ब हो गया। अब समझो ये हमारा टारगेट डीएनए है। अब समझो हमने कल्चर के इसको हमने होस्ट में पहुंचा दिया। अब जो कल्चर किया, समझो कल्चर में एक होस्ट के पास ये वाला जीन है, मतलब उसमें टारगेट डीएनए इंसर्ट नहीं हो पाया, और एक होस्ट के पास ये वाला रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें हमारा टारगेट डीएनए है, और उसने इस LAC-Z को LAC-Z इसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने LAC-Z को डिसरप्ट नहीं किया, मतलब इसमें टारगेट डीएनए नहीं है, तो उसको हम कल्चर करेंगे एक एक्स-गैल कल्चर मीडिया में, उसमें एक्स-गैल प्रेजेंट है। तो LAC-Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये एंजाइम एक्स-गैल को ब्रेक करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है ना, ब्लू कलर प्रोड्यूस किया। अब LAC-Z इसमें डिसरप्ट हो चुका है, मतलब वो बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं बनाएगा, मतलब एक्स-गैल ब्रेक नहीं होगा। एक्स-गैल ब्रेक नहीं होगा तो एक्स-गैल वाले मीडिया में क्या आएगा, इसमें वाइट कलर आएगा। तो अगर ब्लू कलर आता है मतलब कि उस कल्चर मीडिया में प्रेजेंट नहीं है क्या, हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन अगर वाइट कलर आता है तो इसका मतलब है कि उसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रेजेंट है। ऐसे ही एम्पिसिलिन मार्कर उसमें होता है, सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का, मतलब कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर एम्पिसिलिन प्रेजेंट है तो वो रेजिस्टेंस दे देगा, है ना, अगर नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि फीचर होना चाहिए वेक्टर का कि उसका मॉलिक्यूलर वेट ना लो होना चाहिए। लो मॉलिक्यूलर वेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसके पास लेस चांस होगा मल्टीपल साइट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, है ना, जिसके कारण से वो बाद में जाके डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब बाद में जाके रेजिस्टेंस रहेगा उसके पास किसी भी डैमेज से, मतलब होस्ट सेल में जब वो जा रहा होगा तो वो उसमें कम डैमेज होगा।
इसलिए ये एक एडवांटेज हो जाता है, मतलब ये फीचर ना भी हो तो चलेगा, बट ये एक एडवांटेज है और आप मतलब सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा रहता है लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, तो एक एग्जांपल है, उसकी पिक्चर मैं बाद में बताऊंगी, पहले वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वेक्टर वगैरह जो भी है ये हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि बिना वेक्टर के हम अपना टारगेट डीएनए होस्ट सेल में डाल ही नहीं सकते, है ना। तो वेक्टर के पहले टाइप्स देखते हैं, या फिर पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं, है ना, जो कि हम क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड वेक्टर का देख लेते हैं, है ना। दिस इज़ द वर्स्ट सर्कल एवर। क्या मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ एक सर्कल? यस, ओके। ओके, सो ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर है ना, तो इसमें हम प्लाज्मिड लिख देते हैं। पहले तो ये एक ले लो कि जो प्लाज्मिड वेक्टर है वो क्लोनिंग वेक्टर होता है, मतलब इसका यूज़ हम करते हैं क्लोनिंग के लिए, है ना। तो प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? ORI होना चाहिए। ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक सेगमेंट होना चाहिए जहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल, या फिर पहले हम लिखते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक जीन का सेगमेंट है जहाँ पे है सिलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि लैग-Z जो मैंने अभी बताया ना, ये एक जीन का सेगमेंट है जो कि है प्रमोटर। ओके, सिलेक्टेबल मार्कर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और भी थोड़े बहुत साइट्स होते सकते हैं, जैसे ये एक हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट, और ये हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट, और इसके बीच में हमने समझा हमारा टारगेट डीएनए इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड वेक्टर का एक डायग्राम हो गया है। प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है? एक क्लोनिंग वेक्टर होता है। ठीक है, कॉपी। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर के टाइप्स में कौन कौन से वेक्टर के टाइप्स हैं? हम मेनली दो ही पढ़ेंगे, बाकियों के हम इंट्रोडक्शंस पढ़ लेंगे थोड़े बहुत। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें आता है क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, शटल वेक्टर। ठीक है, उसके अलावा और भी होते हैं, सिक्रीशन वेक्टर, वायरल वेक्टर। तो सबसे पहले हम मेनली पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर के जो टाइप्स हैं, जो कि इम्पोर्टेंट टाइप्स है, जैसे कि प्लाज्मिड, टाइप्स नहीं मतलब हाँ टाइप्स कह सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स में ये सब आते हैं। प्लाज्मिड वेक्टर, फिर आता है कॉस्मिड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। फिर आता है बैक्टीरियोफेज वेक्टर, फिर आता है
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें से हम सबसे ज़्यादा ये पढ़ेंगे और इसका भी इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कुछ 2-4 लाइंस इसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर इज़ ए कैटेगरी of vectors that are essential for cloning। क्लोनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं ना, मतलब अगर हमें क्लोनिंग करनी है तो क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। दे हैव the ability to replicate in the host cell। ठीक है, इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि है ना, दे कैन ऑटोनोमसली रेप्लिकेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा दे हैव मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इनके पास मल्टीपल क्लोनिंग साइट होता है जिसको हम पॉलीलिंकर साइट भी कहते हैं। ओके, और जो रेस्ट्रिक्शन साइट होता है पॉलीलिंकर साइट का, वो पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्लीव होता है, फिर एक डीएनए लाइगेज का यूज़ करके टारगेट डीएनए को हम वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, छोटा सा लिख सकती हूँ मैं शायद यहाँ पर। तो जिससे ये हमारा पॉलीलिंकर साइट है। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट किया, फिर जो कट बना उसमें हमने टारगेट डीएनए, हमारा जो टारगेट डीएनए है उसको लाइगेट किया यूजिंग डीएनए लाइगेज। इसे समझ जाओगे आई गेस। ठीक है, अब इसमें सिलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है। तो सिलेक्टेबल और स्क्रीनेबल, क्योंकि हम उसको स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनेबल मार्कर और जेनेटिक मार्कर इज प्रेजेंट। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। वो जो वेक्टर में हमने लिखा था यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट फीचर होता है, वो इसमें भी होता है। तो हम चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल जीन, मतलब जो भी नॉन एसेंशियल जीन है वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में रहेगा, है ना, या तो नहीं रहेगा। ये हम कर सकते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है वो उसका जो वेक्टर होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वायरल जो जीन्स होते हैं ना, वायरल डीएनए, वो बहुत छोटे होते हैं। उनका मेन काम होता है होस्ट में जाके उनको इन्फेक्ट करना और रेप्लिकेट करना और अपना पॉपुलेशन बढ़ाना। तो
जो उनका डीएनए होता है बहुत छोटा होता है। छोटा डीएनए होने के कारण उनका जो कैपेसिटी होता है वो भी छोटा होता है। इसलिए क्या करते हैं, शुरुआत में उसमें सिर्फ कुछ ही बेस पेयर्स हम ऐड कर सकते थे हमारे टारगेट का, लेकिन लेटर ऑन उनमें से जो नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उनको हटा दिया। नॉन एसेंशियल जीन्स हटाने के कारण हमारे पास थोड़ी और जगह आ गई, जिसके कारण से हम थोड़ा हमारा बड़ा टारगेट डीएनए उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एडवांटेज लिखना है क्या? एडवांटेज मैं छोटे से में लिख देती हूँ कि लो मॉलिक्यूलर वेट का जो एडवांटेज होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है डैमेज से, मोर रेजिस्टेंट टू डैमेज। ठीक है, और डैमेज बाय स्ट्रेस और शेयरिंग, है ना, घिसने पिसने से बच जाता है, और रेडिली आइसोलेट भी कर सकते हैं। जो भी हमारा होस्ट सेल है ना, उससे हम रेडिली उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। और जो लो मॉलिक्यूलर वेट जो प्लाज्मिड होते हैं ना, उसमें जैसे ऐसे प्लाज्मिड्स, ऐसे क्लोनिंग वेक्टर्स है ना, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं ना, वो उनकी मल्टीपल कॉपीज़ भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इजी हो जाता है हमारे पास उसको फाइंड आउट करना। तो मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ प्लाज्मिड्स प्रेजेंट, तो ये दोनों है लो मॉलिक्यूलर वेट का एडवांटेज। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर का सबसे पहला टाइप, जो कि है प्लाज्मिड। तो पहला टाइप प्लाज्मिड वेक्टर, है ना। तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं, प्लाज्मिड सबसे पहले तो होते क्या है, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट आर प्लाज्मिड्स, तो प्लाज्मिड्स आर स्मॉल naturally occurring circular एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है जो क्रोमोसोम से अलग हो, है ना, मतलब जिस क्रोमोसोम में प्रेजेंट नहीं है, हमारे जो मेन जेनेटिक क्रोमोसोम है उसमें प्रेजेंट नहीं है, उससे अलग प्रेजेंट है सेल में। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब वो मेन जो जीनोम है उसके अलावा खुद ही रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, ये प्लाज्मिड वेक्टर है। अब इसको हम वर्क हॉर्स एज उसका एक टर्म भी यूज़ करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वर्क हॉर्स क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ऑल्सो टर्म्ड एज वर्क हॉर्स क्लोनिंग वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। और ये इसका साइज़ हो सकता है 1 KB से मोर देन 300 किलो बेसिस। ठीक है, और ये कैरी कितना करेगा, मेन तो यही है कि वो कैरी कितना करता है। कैन कैरी एन इंसर्ट डीएनए लेस देन 20 KB, मतलब इसकी सिर्फ 20 किलो बेस पेयर्स, मतलब 20,000 बेसिस ये अपने अंदर कैरी कर सकता है।
उससे कम, मतलब मैक्सिमम 20,000 है, उससे कम ही हम उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं। तो जो प्लाज्मिड वेक्टर्स है ना, ये भी दो टाइप्स के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड दैट आर मेंटेन विद इन द सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज present in the cell, है ना, present या maintained in the cell, plasmid can be of two types. पहला होगा relaxed plasmid, है ना, मतलब कि रिलैक्स प्लाज्मिड मतलब ये मेंटेन होता है मल्टीपल कॉपीज़ पर सेल में, मतलब कि मेंटेन्ड ये होती है ना, हाँ, एट मल्टीपल कॉपीज़ पर सेल, है ना। और नेक्स्ट होता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड। अब स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड क्या होता है, ये इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉपी होती है या फिर लो नंबर ऑफ कॉपी नंबर होता है, कॉपीज़ होता है पर सेल, है ना, प्रेजेंट एट लो नंबर या सिंगल कॉपी पर सेल। ठीक है, ये था हमारे प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में। प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट छोटी सी चीज़ है, वो ये है कि जो आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर होता है ना, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, एन आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर must have small size, high copy number, own ORI origin of replication, है ना, restriction site, ये सब होना चाहिए इनमें, ताकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो आके उसमें कट करें। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स लिख देती हूँ। ठीक है, और सिलेक्टेबल मार्कर, राइट। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में लिखा है ना। अब इसके अलावा प्लाज्मिड वेक्टर में क्या क्या आता है, जो नेचुरल प्लाज्मिड्स होते हैं ना, उनमें थोड़े बहुत चेंजेस हम करते हैं ताकि उसे हम एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर में कन्वर्ट कर सके। तो वो क्या होते हैं, या तो उनमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट का इंसर्शन कर दिया, या फिर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर दिया, और फिर सिलेक्टेबल मार्कर को इंसर्ट कर दिया। तो ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्लाज्मिड वेक्टर में, इसलिए इसको अलग से भी इंसर्ट किया जाता है ताकि वो जो प्लाज्मिड वेक्टर जो हमें नेचुरली मिला जा रहा है वो अडेप्ट हो सके एक परफेक्ट क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। ठीक है, नाउ एक एग्जाम्पल है प्लाज्मिड वेक्टर का, वो है PBr322, है ना। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर होता है। ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है ई कोलाई में। अच्छा, आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो हमारा यूकैरियोटिक डीएनए है, वैसे तो ये एक्सप्रेशन वेक्टर में आएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है वो
ई कोलाई में एक्सप्रेस करने में बहुत ही मुश्किल होती है उसमें, क्योंकि ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे मैकेनिज़म्स नहीं होते, जैसे कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ना, ये सारे मैकेनिज़म्स नहीं होते, स्प्लाइसिंग मैकेनिज़्म नहीं होता है। इसलिए जब हम कोई भी टारगेट डीएनए प्रोकैरियोट्स में डालते हैं तो उसमें या तो हम cDNA यूज़ करते हैं कि उसमें कोई इंट्रॉन्स वाला पार्ट है ही नहीं ताकि उसको स्प्लाइस करना पड़े। वैसे ये सब तो एक्सप्रेशन वेक्टर्स में आएगा, एक्सप्रेशन वाले पार्ट में आएगा, बट मैं फिर भी बता रही थी कि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब वापस आते हैं PBr322 में जो नॉमेनक्लेचर इसको किस हिसाब से किया है तो ये पता रहना ज़रूरी है। तो इसमें जो P होता है उसका नाम मतलब वो प्लाज्मिड के नाम से है ना, P फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, अब जो BR है, BR किस लिए है? BR है बॉलीवर एंड रॉड्रिक के लिए, जिन्होंने उसको डेवलप किया है। तो बॉलीवर एंड रॉड्रिग्स, इन्होंने इसको डेवलप किया है। ठीक है, अब 322 किस लिए है? ये एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन है ना, ताकि इसको हम डिस्टिंग्विश कर सके दूसरे प्लाज्मिड से जो कि उसी लैब में डेवलप हुए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर टू डिस्टिंग्विश the plasmid from other which are developed in the same laboratory. ठीक है, जो PBr322 है इसमें एग्जैक्ट न्यूमेरिकल बेस पेयर्स होते हैं 4361 बेस पेयर्स है ना, जो कि 20 से 30 कॉपीज़ पर सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम दो टाइप के रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इट हैज़ जीन्स दैट कन्फर या फिर दैट हैज़ कन्फर टू काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस and tetracycline resistance. ओके, अब ना लेटर ऑन जो PBr322 है इसको लेटर ऑन डेवलप किया था बनाने में। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ है ना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। PUC19 है ना, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई किया जो भी हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने, ताकि जो PBr322 है वो और इन्हांस हो सके है ना। ये 3 जैसा दिख नहीं रहा है, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ। ठीक है, तो PUC19 है, इसमें थोड़ा सा एडिशनल क्या क्या किया था। सबसे पहले तो ये 2686 बेस पेयर लॉन्ग है, राइट।
इसमें एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस है, इसमें हमारा लैक जेड जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर है और ये बहुत हेल्पफुल हो गया आजकल सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसी जीन को हम किस में यूज़ करते हैं, एक ऐसे होता है जो कि ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, इस ऐसे में हम लैक जेड जीन का यूज़ करते हैं, मतलब इस ऐसे में यूज़ होता है लैक जेड जीन का, लैक जी। ओके, सो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग हो गया, ये इसके बारे में हो गया, इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट है कौन से कलर से लिखा था हमने, प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा कॉस्मिड वेक्टर। सो कॉस्मिड वेक्टर जो है ना वो एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑफ द प्लाज्मिड एंड द लैम्डा फेज वेक्टर। तो लैम्डा फेज वेक्टर की जो इम्पोर्टेंट और अच्छे सब यूनिट्स हैं उनको ले लिया, और प्लाज्मिड वेक्टर के अच्छे और सब इम्पॉर्टेंट यूज़फुल सब यूनिट्स हैं उनको ले लिया, इन दोनों का हाइब्रिड बनाया तो बना कॉस्मिड, ठीक है। तो इसको हम कॉस्मिड क्यों कहते हैं, उसका भी रीज़न है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड by inserting the cos region। जो लैम्डा फेज है उसके जो वेक्टर है उसके डीएनए का जो कॉस रीजन है, कॉस रीजन ऑफ द फेज वेक्टर, बैक्टीरियोफेज जो है हमारा लैम्डा फेज वेक्टर, उसको हम इंसर्ट करते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर प्लाज्मिड में, तो इससे बन जाता है हमारा कॉस्मिड वेक्टर, ठीक है। इसका जो साइज़ होता है वो 400 बेस पेयर से 30 किलो बेसिस तक है, ठीक है। और ये कैरी कर सकते, कैन कैरी डीएनए सीक्वेंस of size 48 नहीं सॉरी 28 से 46 किलो बेसिस तक, ठीक है। अब ये चूँकि हाइब्रिड वेक्टर है, तो इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो प्लाज्मिड रीजन में ही होता है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिंस these are hybrid vectors, these can replicate within the host cell like plasmid या remain packaged like a phage। मतलब उनमें क्लोनिंग होती है प्लाज्मिड वेक्टर की तरह और वो पैक्ड रहते हैं फेज की तरह, है ना। अब इसका एग्जांपल है
इसका एग्जाम्पल है PHC79। ठीक है, इतना देख लो अच्छे से। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और ये पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली बैक्टीरियाज को ही इन्फेक्ट करते हैं। जैसे कि ये है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, इसमें अंदर ये डीएनए है, ठीक है, इसमें ये जो पार्ट है ये है कैप्सिड, ये है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये उसका कॉलर है, ये उसकी नेक है, मतलब कॉलर नेक, और ये पूरा शीथ है, और यहाँ पे बेस प्लेट होता है, और ये टेल फाइबर्स है, ठीक है, ये सारे टेल फाइबर्स हैं, और इसके नीचे होते हैं स्पाइक्स जिससे वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, अब बैक्टीरियोफेज के बारे में लिखना है कि यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस that only infect bacteria ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज का वेक्टर है वो भी सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है और उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू मतलब वाइल कैरिंग लार्ज इंसर्ट्स, ठीक है। ये इसमें होता है इट हैज़ या फिर इट हैव हायर ट्रांसफॉर्मेशन efficiency which increase the chance of recovering a clone containing the recombinant DNA सेगमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, मतलब कि ऐसे वेक्टर्स जिसमें जो बैक्टीरियोफेज है, मतलब बैक्टीरियोफेज का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम, ठीक है, जैसे ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, इसमें हमने टारगेट इंसर्ट कर दिया हमारा, ठीक है, और ये सिर्फ बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेगा, तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि जो हमारा क्लोन हमारा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें प्रेजेंट है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारा बैक्टीरियोफेज, है ना, इसलिए ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे अजीब सा दिख रहा है ना, तो ये बहुत एफिशिएंटली अपना काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है टू इन्फेक्ट और टू ट्रांसफर दी RDNA इनटू दी बैक्टीरिया। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या होता है, ये है कि उसका जो सिस्टम है वो इवन लार्ज यूकैरियोटिक जीन जो है उनको भी पैकेज कर लेता है, मतलब अपने अंदर पैक कर लेता है, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देता है ना। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर of a phage is packaging system, which enables the incorporation
of large eukaryotic genes and their elements and their regulatory elements. Right. सो हम फेज का यूज़ कब करते हैं? जब हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए को इंसर्ट करना होगा, है ना? तो क्या ये लिखना है कि यू वांट टू डू यू वांट मी टू राइट दिस? द यूज़ ऑफ फेज, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे भी हमें पता चल रहा है कि हम फेज को यूज़ करते हैं लार्जर क्वांटिटी ऑफ डीएनए को इंसर्ट करने के लिए. Can selectively package a chromosome of 5 kilobases. ठीक है. सो फेज वेक्टर्स जो होते हैं वो एज अ क्लोनिंग वेक्टर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं. ठीक है. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि है M13. ये 3 मेरा हमेशा ऐसा क्यों बन जाता है? ठीक है. M13 फेज या फिर लैम्डा फेज या फिर P1 फेज, इन सब को हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ना? तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियोफेज वेक्टर के बारे में. नेक्स्ट है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. अब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बैक भी कहते हैं, ठीक है, इसको डेवलप किया था मेल साइमन और उनके कलीग्स ने. ठीक है. ये अराउंड 50 to 300 किलो बेस पेयर्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. सॉरी, ये 50 to 300 के किलो बेसिस के होते हैं. आई एम सो सॉरी. और इन्हें हम इंजीनियर करते हैं जिसको हम क्लोनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. दैट आर यूज्ड टू क्लोन DNA segments in the bacterial cells. यूजुअली हम ई कोलाई का यूज़ करते हैं, तो जनरली या यूजुअली ई कोलाई.
राइट। अब इनमें ना बैक्टीरिया डिराइव्ड एफ फैक्टर होता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो दीज हैव या दीज कंसिस्ट ऑफ ए बैक्टीरिया डिराइव्ड एफ फैक्टर replication origin which enables the propagation of large DNA fragments in a super coiled circular form. जो बैक होता है वो एज़ कंपेयर टू प्लाज्मिड या जो कॉस्मिड है या फिर जो फेज वेक्टर है बहुत ही लार्ज साइज ऑफ डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकता है। ठीक है, तो बैक कैन इंसर्ट, तो ये तो आप लोग खुद लिख लेना कि बैक कैन इंसर्ट ए लार्ज साइज ऑफ डीएनए, टारगेट डीएनए एज़ कंपेयर टू प्लाज्मिड और फेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइज़ लिख देती हूँ। बैक कैन इंसर्ट अ साइज ऑफ अराउंड 3 लाख बेस पेयर्स, है ना, ऑफ टारगेट डीएनए इन इट। ठीक है, अब इसके अलावा बैक के बारे में और क्या लिख सकते हैं। अब जैसे बैक जो है बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में, है ना, और वो इंसर्ट भी बहुत बड़ा कर लेता है, तो उसके कारण से क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ क्लोन्स है और नंबर ऑफ़ साइकिल्स है वो कम हो जाती है, जिसके कारण से जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो भी कम हो जाता है ना। ये है कि मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए हम प्रोड्यूस उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे टारगेट डीएनए में, लेकिन उसकी जो क्लोनिंग और नंबर ऑफ़ साइकिल्स है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डीएनए है, बहुत ही बड़ा हमारा क्लोनिंग वेक्टर है ना। और वैसे बैक लाइब्रेरीज़ भी जनरेट हो चुकी है, बैक लाइब्रेरीज़ भी प्रेजेंट है, आर ऑल्सो प्रेजेंट टू जनरेट which is used to generate, है ना, large genomic DNA। इंसर्ट्स जिसको हम पोजिशनल क्लोनिंग, है ना, या फिर फिज़िकल मैपिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज्ड इन पोजिशनल क्लोनिंग, फिज़िकल मैपिंग और सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये था हमारे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। ऐसे ही होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सबसे पहले हम ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में देख लेते हैं। अरे बैक्टीरियल, नाउ ईस्ट। So these are the engineered
DNA molecules which are used to clone DNA या फिर DNA inserts within the yeast cell. जैसे जो कि है Saccharomyces cerevisiae, है ना. ये क्लोन कर सकती है, कैन क्लोन अप टू 500 किलोबासेस ऑफ DNA. और इससे हम हमारे ईस्ट में प्रोपेगेट करते हैं, ई कोलाई में नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ना, तो ये ईस्ट में बहुत ही एफिशिएंटली काम करती है. और वही प्लाज्मिड वेक्टर है, तो मतलब क्लोनिंग का काम करती है ना. तो ये बेसिकली इट्स एसेंशियली PBR322. ये बेसिकली PBR322 ही है, लेकिन इन विच इन नंबर ऑफ ईस्ट जीन्स, ईस्ट के जीन इनमें क्या किया है, इंसर्ट कर दिया गया है. इसलिए ये ईस्ट आर्टिफिशियल. ओ, ये क्या हुआ था? वाओ, I didn't know that. This is so nice. ठीक है. So it's essentially PBR322 in which a number of yeast genes have been inserted. इसलिए हम इसको ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है हमारा ईस्ट के ही बारे में, कि उसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए उससे, जो से यैक बनाता है, मतलब YAC बनाता है. इसका तो शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा ही नहीं. हाँ, तो एसेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं उनमें, जो प्रेजेंट होना चाहिए. दी एसेंशियल फंक्शनल कंपोनेंट्स of yeast artificial chromosome are, सबसे पहला है centromeres, which is required for disjunction of sister chromatids in mitosis and of homologous chromosome at first meiotic division, या फिर meiosis लिख देते हैं. ठीक है. इसमें सेकंड होता है टीलोमियर्स. टीलोमियर्स क्यों ज़रूरी है? because it's required to complete replication of linear molecule and to protect the ends of the chromosome from nucleus attack. मतलब कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इसका जो एंड्स होते हैं उनको हमें न्यूक्लियस के अटैक से बचाने के लिए टीलोमियर्स की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो ये चीज़ आप लिख लेना. नेक्स्ट एलिमेंट है autonomously replicating sequence. जो कि होती है ARS. ठीक है. तो ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये एक्ट करते हैं एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ईस्ट एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें ORI की जगह मल्टीपल रेप्लिकेटिंग साइट होता है,
जिसमें ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सब में ही होती है, वो है सिलेक्टेबल मार्कर। अब जो YAC है उसमें ईस्ट में सिलेक्शन करना है, तो उसका जो सिलेक्टेबल मार्कर होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इसमें होता है URA3, ठीक है, जो कि है सिलेक्टेबल मार्कर। ना फाइनली हमारा आ जाता है 6th नंबर पे ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। HAC। अब जो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA फ्रेगमेंट होता है जिसमें ह्यूमंस के सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA fragments that act as a new chromosome within the cell. अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब हम जीन्स के बारे में मेनली काम करते हैं, तो ह्यूमंस में जब हम यूज़ करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है हमारे लिए, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसे हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है एडवांसमेंट के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो ट्रेडिशनल वेक्टर्स सॉल्व नहीं कर सकते वो ये सॉल्व कर सके, है ना, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हमारा। जो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो सिंगल कॉपीज़ में एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो human artificial chromosomes can exist as single copy episomes without integration into the host chromosomes, allowing long-term stable maintenance. इसमें क्या होता है, जो अपर लिमिट सेट नहीं, क्योंकि बाकियों में हम लोगों ने देखा कि ये कितने KB किलो बेस पेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपने अंदर और ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो अपर लिमिट in the size of DNA that can be inserted in human artificial chromosome as entire genomic unit can be used to mimic the natural gene expression, ठीक है।
इसमें ना ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हो गया, क्योंकि इसमें कोई अपर लिमिट भी नहीं है। हम पूरा का पूरा जीनोम उठा के इसमें डाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इसे एज ए वेक्टर, और इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे टारगेट होस्ट ऑर्गेनिज्म में। लेकिन फिर भी हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोस्टली स्ट्रक्चर्स और ह्यूमन काइनेटिक कोर्स के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं मेनली। और इसमें मेन डिफ़िकल्टीज़ ये आती है कि जो जीन लोडिंग है उसमें कोई स्ट्रक्चर्स, इल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आती है। इसके कारण से हम अभी ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट मे बी लेटर ऑन सम डे इट कैन बी यूज्ड एज ए गुड वेक्टर। बाकी इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन वेक्टर। इसके नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सर्टन जीन इन दी होस्ट, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस the cloned gene in the host cell, ठीक है। अब जो क्लोनिंग वेक्टर है उसका मेन काम क्या होता है कि होस्ट सेल में जाके जो भी हमारा टारगेट डीएनए उसको क्लोन कर दिया, उसके मल्टीपल क्लोन्स बना दिए, ठीक है। लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करता है, मतलब कि वो रेप्लिकेशन करेगा पर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सब नहीं करेगा। लेकिन जो एक्सप्रेशन वेक्टर है वो इसी लिमिटेशन को हटाने के लिए है। तो ये क्या करता है, मेनली इसका यूज़ हम करते हैं कोई भी हमारा टारगेट डीएनए या टारगेट जीन है उसको होस्ट सेल में एक्सप्रेस कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेनली हम एक्सप्रेस कराते हैं, मतलब मेनली ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन कराते हैं। तो इसमें हमने जैसे लिखा है कि आर यूज टू एक्सप्रेस द क्लोन जीन इन द होस्ट सेल बाय facilitating transcription and translation, ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन वेक्टर है उसमें मेनली क्या क्या होना चाहिए, तो इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर ऐसे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। आप लोग पूरा लिखना इसको। सबसे पहले तो इसमें होता है क्या बनाया हम, सिंबल, ठीक है, नहीं ये ठीक है। सबसे पहले इसमें होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI क्यों होता है, ताकि जो हमारा वेक्टर है वो होस्ट सेल में रेप्लिकेट कर सके। अलाउज replication of vector in host cell, ठीक है। ORI के अलावा है सिलेक्टेबल मार्कर, इसके बारे में आपको पता ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। यूजुअली एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या दूसरे रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, कानामाइसिन, है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोमोटर, ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर ही ट्रांसक्रिप्शन को ड्राइव करता है, मेनली स्टार्ट कराने में हेल्प करता है। तो इट ड्राइव्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। इट कैन बी कंस्टिट्यूटिव या इंड्यूसिबल, ठीक है। इंड्यूसिबल भी हो सकता है कि जाके इंड्यूस कराना पड़ रहा है उसको, ठीक है। इसके बाद होता है राइबोसोमल बाइंडिंग साइट।
राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पे मेनली हमारा शाइन डल गार्नो सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराता है ना। तो फॉर इनिशिएशन ऑफ शाइन डल गार्नो सीक्वेंस, इसके अलावा होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ये भी समझ में आ गया होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, ठीक है। मल्टीपल क्लोनिंग साइट क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ऐसा एक जगह बनाता है जहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके इंसर्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर, उसके बाद टैग सीक्वेंस। ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं इसका, तो यहाँ पे मैं ऑप्शनल में लिख देती हूँ टैग सीक्वेंस, ठीक है। और लास्ट में है रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये सब होते हैं। तो मैंने इनका नाम लिख दिया है, तो इनके बारे में आप आगे लिख लेना, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है। जैसे मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स में यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स, जहाँ पे जाके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो टैग सीक्वेंस है ये प्योरीफिकेशन और डिटेक्शन में यूज़ होता है, जैसे कि हिस टैग या फिर GFP टैग, ठीक है। ये टैग होता है मेनली और ये हेल्प करता है प्योरीफिकेशन या डिटेक्शन में। लास्टली रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, ये क्या करता है, ऑपरेटर, इन्हांसर, रिप्रेसर, ये सब होते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ कि जैसे कि ऑपरेटर, इन्हांसर, ठीक है। और क्या था, रिप्रेसर। ये सारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स है, मतलब कि ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो भी है इनको रेगुलेट करते हैं, या तो यूज़ एज इन द फॉर्म ऑफ इन्हांसर, ठीक है। इन्हांसर का यूज़ करके कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उनमें ऐसा जीन है जो इन्हांस कर रहा है तुम्हारे रेप्लिकेशन, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को, तो वो इन्हांसर है। वो हो सकता है कि प्रोमोटर को इन्हांस कर रहा हो या राइबोसोम को इन्हांस कर रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, एक्सप्रेशन वेक्टर के बाद, लेट्स सी, आई थिंक इसमें शटल वेक्टर है। इसके बारे में अभी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शटल वेक्टर में मेनली काम होता है कि दो होस्ट के बीच में शटल कराना हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो द शटल वेक्टर आर द वेक्टर्स दैट कैरी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट होस्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा भी देती हूँ कि ये हमारा समझो शटल वेक्टर है, तो इसमें दो अलग अलग होस्ट के ORI है। ये समझो पहले होस्ट का ORI है, ये समझो दूसरे होस्ट का ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है। अब ये क्या करता है, दो होस्ट में जाके शटल करता है, अलग अलग दो होस्ट में जाके, और उन दोनों होस्ट में ये रेप्लिकेशन करा सकता है, ठीक है। इसमें मेनली DNA प्लाज्मिड ही होता है, जो कि दो मेमेलियन सेल या दो मतलब एक मेमेलियन सेल को ले लिया समझो, एक बैक्टीरियल सेल को ले लिया समझो, ये मेमेलियन सेल है, समझो ये बैक्टीरियल सेल है, और इन दोनों में ये जाके शटल कर रहा है, ठीक है, और जीन को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मेनली बैक्टीरियल रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन होता है, और मेमेलियन भी हो सकता है, और मेनली इनका यूज़ किस में करते हैं,
जैसे जीन क्लोनिंग और मैनिपुलेशन में, मतलब कि समझो क्लोनिंग करा दी उसकी इकोलाई में और उसके बाद यूकैरियोट्स में उसकी स्टडी कर ली, है ना। या फिर प्रोटीन एक्सप्रेशन, मतलब कोई से यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन कराना है। मैं ये सब लिख देती हूँ, आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को ईजी होगा या आप समझ ही जाओगे तो अच्छा ही है शटल वेक्टर के बारे में, है ना। थर्ड, हमारा थर्ड था एक्सप्रेशन वेक्टर के बाद शटल वेक्टर। सो शटल वेक्टर क्या होता है, ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं टाइप ऑफ, और ये ना प्लाज्मिड वेक्टर का ही एक टाइप है, जो हमारा हमने प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ा ना ऊपर, ठीक है। टाइप ऑफ प्लाज्मिड दैट, मतलब हम इसको प्लाज्मिड वेक्टर भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये शटल वेक्टर है, पर ये एक प्लाज्मिड है जो कि हम जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो 2 होस्ट में रेप्लिकेट कर सकता है ना। तो ए टाइप ऑफ प्लाज्मिड दैट कैन replicate into or more different host organism। अब जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया था इकोलाई और यूकैरियोट, तो मेन मतलब बहुत ही कॉमनली हम देखेंगे या फिर टिपिकली उसमें से एक होगा प्रोकैरियोट और दूसरा होगा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में हमने लिया था एग्जाम्पल इकोलाई का, है ना, और यूकैरियोट में हम कोई सा भी मेमेलियन सेल या फिर ईस्ट ले सकते हैं, तो हम मेमेलियन सेल लिख देते हैं यहाँ पे। राइट। अब इसमें वही सब होते, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर। बस इसका मेन जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये 2 अलग अलग सिस्टम में जाके, होस्ट सिस्टम में जाके रेप्लिकेशन को अलाउ करता है और वो 2 अलग अलग सिस्टम में शटल करता है ना। इसको हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, जो कि हम समझो इकोलाई में कर रहे हैं, एंड मैनिपुलेशन या फिर स्टडी, जो कि हम मेमेलियन सेल में कर रहे हैं। ये क्या कर दिया, अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, या फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी यूकैरियोटिक प्रोटीन है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, लेकिन उसको हमें एक्सप्रेस कराना है यूकैरियोट्स में, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर कोई फंक्शनल स्टडीज़ है जैसे कि जीन की फंक्शन या लोकलाइजेशन, ये सब भी, जीन थेरेपी रिसर्च, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इतना काफ़ी आई थिंक, और बाकी आई थिंक इतना काफ़ी है। तो आज के लिए सही है। इसमें हमने वेक्टर्स पढ़ा, वेक्टर्स के टाइप्स पढ़े और उनके काम पढ़े, उनका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र मेथड्स को, कि कैसे हम किन किन मेथड्स का यूज़ करके, जैसे कुछ फिज़िकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं, तो इन मेथड्स को यूज़ करके हम जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो होस्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो कौन से वो मेथड्स होते हैं फिज़िकल और केमिकल के अंडर भी,
तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो बाय बाय।